हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि कल भी पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम लोग आगे की कहानी स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसके बारे में जानने वाले हैं, जो मैक्सिमम हाइट वो एक्वायर करता है उसको देखने वाले हैं, रेंज का फॉर्मूला डेवलप करने वाले हैं, और आखिर में हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन थोड़ा पीछे चला जाए यार, अपनी पहले जो अपना प्राइमरी उद्देश्य था, जो प्राइमरी मोटिव था वो क्या था? काइनेमैटिक्स को समझना, काइनेमैटिक्स में किसी भी मोशन को स्टडी करना। अब हम यार प्रोजेक्टाइल मोशन में आ गए हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम लोग काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हैं, और काइनेमैटिक्स हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट के मोशन को ही स्टडी करना होता है। जैसे पहले स्ट्रेट लाइन में कोई कार चल रही होती है उसे स्टडी कर रहे थे, अब ऐसा कुछ पार्टिकल चल रहा है एक प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसे स्टडी करना है। तो हम लोग भूले ना कि हमें मोशन को स्टडी करना है अभी भी। तो कल मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी, मैंने आपको एक ऐसा गोल्डन रूल कह सकते हैं बताया था, जिसकी मदद से आप प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई भी सवाल बता सकते हैं। वो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं थी, शॉर्ट ट्रिक फिजिक्स में काम नहीं करती, वो फंडामेंटल्स थे। तो मैं थोड़ा उनको रिवाइज करा देता हूँ, फिर हम लोग आगे की दुनिया में बढ़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि हम लोग अभी भी मोशन को ही स्टडी कर रहे हैं। भूल जाइए कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या है, आपको ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए, ये ऐसा गया अंडर ग्रेविटी है, सारी बेसिक चीज़ें जो डेवलप करिए उन पर आपका ध्यान रहना चाहिए। तो कल जो मैंने पढ़ा था, कल जो आपको बताया था उसको थोड़ा रिवाइज कर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि दो टॉर्च हैं, एक वर्टिकली इस तरफ लगी हुई, एक हॉरिजॉन्टली लगी हुई। इससे क्या होगा कि जब भी कोई प्रोजेक्टाइल ऐसा घुमाया जाएगा तो उसकी शैडो दिखाई देगी। जैसे कि मैं फिर से दिखाता हूँ, जैसे कि ये वाली टॉर्च है, ये हमें हॉरिजॉन्टल मोशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो शैडो देगा, ये वाली बॉल है ये शैडो देगी, और जो ये वाली टॉर्च है इसका शैडो देगी, इसका शैडो देगी। क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि हम लोग मोशन को स्टडी नहीं कर पाएंगे अगर हम जनरली केवल बॉल को ऐसे चलती हुई देखें, हम लोग स्टडी नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को उसके लिए जुगाड़ लगानी पड़ी थी। वो जुगाड़ क्या थी कि हम लोगों ने ऐसा टॉर्च लगाया, हमें जो शैडो दिखी, हमने कहा इसे ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, इसकी मदद से हम लोग यार हॉरिजॉन्टली इसको स्टडी कर लेंगे 1D मोशन की तरह। और फिर हम लोगों ने इस तरफ टॉर्च लगाई, फिर हम लोगों ने ये देखा कि हाँ इस तरफ हम लोग 1D, कहने का मतलब है 2D मोशन को हम लोगों ने 1 डायमेंशन मोशन की तरह पढ़ा था। तो वही थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ी सी जो गोल्डन रूल है फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस जगह पर जो बॉल थी उसकी पोजीशन बताओ, क्योंकि आपसे वही तो पूछा जाएगा। आपसे कहा गया है कि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन को एनालाइज करना है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप क्या एनालाइज कर सकते हैं? आपको किसी टाइम पर पोजीशन पूछी जाएगी। अभी तक यार आप 1 डायमेंशन मोशन में क्या करते आए? आपको कभी टाइम पूछ दिया जाता था कि पोजीशन पूछ दी जाती थी, वेलोसिटी पूछ दी जाती थी किस टाइम पर क्या है। वही हमें यहाँ पर ही करना पड़ेगा। जैसे कि इस जगह पर यहाँ पर हमसे पूछ दिया गया कि जब बॉल यहाँ पर थी तब उसकी पोजीशन बताओ। तो मुझे पता है कि ये XY प्लेन में ये घूम रहा है, XY प्लेन में घूम रहा है, तो इसकी पोजीशन X, Y कोऑर्डिनेट्स में हम बता सकते हैं, X, Y कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। अब X आपको पता है, X ये होता था X। अब X सी टाइम के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला डेवलप किया था कि X इक्वल टू U cos थीटा इंटू टी। U cos थीटा टी क्यों? जब अगर इसे बॉल को अगर U से फेंका गया है, थीटा एंगल है हॉरिजॉन्टल से, तो X इक्वल टू U cos थीटा। और Y, फिर Y शैडो देखा कि Y भी बदल रहा है, तो Y इक्वल टू क्या होगा? Y इक्वल टू होगा U sin थीटा टी माइनस हाफ AT स्क्वायर। क्योंकि दोनों में टाइम कॉमन है तो X, Y हम लोगों ने अलग अलग देख लिए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टॉर्च दिस इज द ब्यूटी ऑफ टॉर्च। इसकी मदद से हम लोगों ने X, Y के कोऑर्डिनेट्स बता दिए। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग कितना थोड़ा स्टडी कर लिया। हम लोगों ने क्या बता दिया? पोजीशन बता दी। किसकी मदद से? शैडो की मदद से। मैंने शैडो को एनालाइज किया, X की वैल्यू हमें टी में मिल गई, और हमने Y वाले शैडो को एनालाइज किया तो हमें Y की वैल्यू मिलेगी टी में, U sin थीटा टी माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो X, Y यही तो अपने कोऑर्डिनेट हो गए, यही पोजीशन हो गई ऑब्जेक्ट की। अच्छा, अभी मैंने कहा था कि अगर आपको एनालाइज करने के दिया गया है एक मोशन, तो उसमें आपको वेलोसिटी भी किसी टाइम पर पूछी जा सकती है। मैं कहा बिल्कुल पूछी जा सकती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे बताओगे? अब वेलोसिटी के लिए सिंपल सी बात है, आपको पता है कि इस साइड वेलोसिटी क्या होगी? हमेशा जो x डायरेक्शन वेलोसिटी होती है यानी Vx क्या रहेगी? हमेशा U cos थीटा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इस तरफ कोई एक्सेलरेशन है नहीं। अब वर्टिकली क्या रहेगी? इस वाली जो गेंद है, जो वर्टिकल ये वाली गेंद है जो ऊपर की तरफ जा रही है, ये जो इस तरह का मोशन कर रही है, ये वाला,
ये फ्री फॉल वाला कंडीशन जो पढ़ा था वो वाला मोशन करें, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि इसके ऊपर एक गुरुत्वाकर्षण नाम की चीज़ लग रही है, वो इसकी वेलोसिटी को कम करेगी। तो पहले इसकी वेलोसिटी थी u साइन थीटा, नहीं, पहले हमें निकालनी है कि किसी टाइम बाद, तो यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो ये भाई किसी टाइम पर वेलोसिटी आ गई और ये किसी टाइम पर x की वेलोसिटी आ गई और ये किसी टाइम पर y की वेलोसिटी आ गई। तो हमें निकालना है, जैसे कि रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछी गई, हमें ux और uy पता चल गए, तो हम रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, तो रिजल्टेंट हम लिख देते हैं, जैसे v वेक्टर है कोई रिजल्टेंट, तो v वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप, क्योंकि x डायरेक्शन हम लोग आई कैप की तरह लिखते हैं, प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो ये जो दो रूल निकले हैं कि हम लोग अब कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल हो, बिल्डिंग से ग्राउंड हो, ग्राउंड से बिल्डिंग हो, कैसा भी सवाल हो, अगर हमें ये फंडे आते हैं कि हम लोग देख पाते हैं, उस तरह सोच पाते हैं कि हम पोजीशन बताएंगे तो कोऑर्डिनेट्स की मदद से बताएंगे, एक्स को वाई की मदद से बताएंगे। अगर हमें वेलोसिटी पूछी गई तो हम लोग वेलोसिटी के कंपोनेंट को देखेंगे उस टाइम पर। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी सवाल आप दुनिया का लगा सकते हैं, लेकिन याद रखना कि कभी अगर बिल्डिंग से फेंक रहे हैं तो आपको ऑरिजिन कंसीडर करना है बिल्डिंग का टॉप को ही, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये y इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये जो y है इस टाइम इंटरवल में चला गया, जो डिस्टेंस है, टाइम इंटरवल डिस्प्लेसमेंट हमें दे रहा है। तो ऑरिजिन पर थोड़ा ध्यान रखना, सवाल करेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी। लेकिन एक चीज़ और मैं पिछली वीडियो में बताना भूल गया, तो वो ये थी, अच्छा एक चीज़ और रह गई थी जो मैं बताना भूल गया था। जैसे कि कोई बॉल है, मैं ऐसे दिखाना चाहूँगा आपको कि बॉल ये इस पेन से, कि ऐसा कोई बॉल आपका ऐसा प्रोजेक्टाइल बना है, यू वेलोसिटी से आपको इसको प्रोजेक्ट किया गया था, थीटा हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाया था। तो आपको पता है जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो अपना जो ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो तो उतना ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं मान लेता हूँ यू कॉस थीटा, मान क्या लेता हूँ होएगा कंपोनेंट, और यहाँ पर भी यू कॉस थीटा ही रहेगा, जिसे हम लोग यू एक्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बदलेगा, जो अपना y वाला वी एक्स है, मतलब जो y की तरफ जो वेलोसिटी है, y का कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि ग्रेविटी लग रही है, इसीलिए चेंज होगा। ग्रेविटी लगी तो मैंने पहले मान लिया था कि यहाँ पर थी आपकी यू वाई वैक्टर और कुछ देर बाद यहाँ पर हो गई वी वाई वैक्टर, ठीक है, ये हमने मान ली। तो अगर ये एंगल बना रहा है, यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो अल्फ़ा एंगल बना रही है, तो हमें अल्फ़ा और थीटा में एंगल चाहिए। एक रिलेशन अच्छा आ जाता है, कभी कभी सवाल पूछ देता है, तो वो कैसे निकालोगे? तो अगर मैं ट्रायंगल को यहाँ बनाऊँ तो ये आपको दिख रहा है वी वाई और ये है यू एक्स, तो टेन अल्फ़ा इक्वल टू यू वाई और यू एक्स, एक्चुअली में वी वाई, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है। तो वी वाई कितना होगा? वी वाई होगा यू वाई माइनस जी टी अपॉन यू एक्स कितना होगा? यू कॉस थीटा। थोड़ा और लिखें सही से, यू वाई को हम लोग यू साइन थीटा और नीचे यू कॉस थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। यू से यू कट गया, ये टेन थीटा बन गया, तो टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है, बताना चाहिए। तो जो गोल्डन रूल है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वो ये है कि किसी भी समय पर अगर आप देख पा रहे हैं कि एंगल किस प्रकार से चेंज हो रहा है, तो उसके लिए ये है। फिर पीछे आओ भाई, आपसे पोजीशन पूछी जा रही है, खूबसूरत सी एक्स वाई कोऑर्डिनेट बता दो, एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा और वाई इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आपसे किसी भी टाइम पर वेलोसिटी पूछी जा रही है, वी वेक्टर इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वी एक्स आपको पता है क्या होता है, यू कॉस थीटा, और वी वाई क्या पता है, यू साइन थीटा माइनस जी टी। इजी एंड सिंपल चीज़, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़े ट्रेडिशन मतलब थोड़े अपनी मान्यताएं हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे फॉर्मूले को अगर यार किसी बच्चे को इतना समझ में आ गया तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट सारे फॉर्मूले खुद से डेवलप कर सकता है, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करना पड़ेगा। तो दोस्तों, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमें कौन सा शैडो देखना चाहिए? मुझे वर्टिकल वाला शैडो देखना चाहिए या हॉरिजॉन्टल वाला शैडो देखना चाहिए? आप बताइएगा, वर्टिकल शैडो देखें या हॉरिजॉन्टल से? देखो भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि ये जब तक यहाँ पर ऐसा यहाँ से चला और आपने घड़ी स्टार्ट कर दी और यहाँ पर गिर गया,
तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। भाई साहब उतने ही टाइम में ये वाली शैडो भी चली, उतनी टाइम ये वाली शैडो भी चली और ये वाली शैडो चले। आप टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों शैडो को देखकर बता सकते हैं। मैं कहा ठीक है, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज़ आप सोचो, कभी आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि आप एक हाथ में बॉल लें, एक बॉल आपको ऐसा फेंक दें, ठीक है, ऐसा फेंक दें, वो एक पर्टिकुलर एक आपने पत्थर को निशाना करके ऐसे बॉल फेंकी, वो वहाँ पर गिरी। अब थोड़ा आप ऊपर फेंकते हैं तब भी उसी पत्थर पर गेंद टकराती है। जब आपने ऐसे फेंकी थी तो वो जल्दी पत्थर से टकरा गई थी, जब आपने ऊपर फेंकी थी तब वो ऊपर जाके पत्थर से टकराई। दोनों बार उसने दूरी तो सेम चली, दोनों बार दूरी तो उसने सेम चली, लेकिन टाइम अलग अलग आया। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ कि मान लीजिए आपने एक बार ऐसे फेंका, तब भी ऐसा होता है कि दो टाइम ऐसे आते हैं जब वहाँ पर, अभी आपको आगे समझ में आएगा, लेकिन अभी मैं ऐसी आपको फील करके मैंने बताया। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि टाइम दो निकल के आएंगे, तो इसलिए हम लोग इस कंपोनेंट के साथ नहीं जाएंगे, हम लोग एक्स कंपोनेंट्स के साथ नहीं जाएंगे, हम लोग वाई कंपोनेंट के साथ जाएंगे। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने जा रहा हूँ तो मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि एक ही रेंज पर दो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें मिलते हैं। जो आपकी अभी रेंज वाला टाइम आएगा तब मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन ऐसा इसके साथ नहीं है। जब वर्टिकली शैडो है इसके साथ ऐसा नहीं है, जितनी बार ऊपर गया उतना ही टाइम इसने लिया। तो यानी कि हमें वर्टिकल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो वर्टिकल मोशन के साथ जाना पड़ेगा। तो ये कुछ हमारे पास है। अब वर्टिकल मोशन टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि कोई चीज़ जहाँ से चली, जैसे ग्राउंड से यहीं से तो चली थी, यहाँ से चली थी u sin थीटा, या कह सकते हैं अच्छे शब्दों में कहें, अगर पढ़े लिखे शब्दों में कहें तो यू वाई मॉडुलस ऑफ यू वाई कह सकते हो, ठीक है, मॉडुलस ऑफ यू वाई कह सकते हो। यू साइन थीटा से फेंकी गई और मैक्सिमम पॉइंट पर जाकर आपको देखना है जीरो होकर फिर वापस आई, यानी जहाँ से गई वहीं पर आ गई। यानी y इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर इसका लिखूँ y इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि अंडर ग्रेविटी है, हम लोग अपनी दुनिया में है, यानी ए वाई है माइनस जी है, ठीक है। तो जहाँ से फेंका वहीं पर वापस आ गई, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो, यानी y की वैल्यू जीरो है। तो y की वैल्यू आप जीरो रखते हैं तो u इक्वल टू, यहाँ से अगर t कॉमन लें, t कॉमन लिया तो u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, इतना बचा। अब t का वैल्यू एक t, अगर t बराबर जीरो रखेंगे तो हमें जीरो प्राप्त होगा, इक्वेशन बराबर होगी। और t बराबर यू साइन जीरो बराबर यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर टू जीरो रखेंगे तो हमें t की वैल्यू प्राप्त होगी। तो यू साइन थीटा इज इक्वल टू जी वाई टू टी, तो t इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा वाई जी, टू यू साइन थीटा वाई जी। और जो ये t है वो क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। इसे हम लोग बड़ी वाली t से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये अपने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया। भाई साहब ये t इक्वल टू जीरो आया है, ये क्या है, ये क्या है, ये बहुत खूबसूरत सा रिजल्ट है। आप मैथमेटिक्स के पास गए, आपने मैथमेटिक्स से कहा, आपने ये फॉर्मूला लगा कर रखा कि आपने मैथमेटिक्स कहा भाई साहब हमें वो वाले टाइम बताओ जब जो y है यानी कि डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, हमें वो टाइम बता दो। मैथ ने कहा ठीक है। मैंने कहा कि जब तू पत्थर को लिए खड़ा ही था तभी उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो था। नहीं समझे सीन ये है, देखो पहली t बराबर जीरो मैथ ने क्यों दिया कि आपने यहाँ से फेंका, आपने ये है, आपने बस कुछ हुआ ही नहीं, t बराबर जीरो टाइम हुआ ही नहीं, मतलब आपने उसने कहा कि डिस्प्लेसमेंट ये भी तो जीरो है जब तूने फेंका ही नहीं था, और जब तूने फेंक दिया तब ये ऐसा आया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ जब रख गया आकर के। तो उसने दो टाइम दे दी कि जब तू फेंकने से पहले ही डिस्प्लेसमेंट जीरो था तो मैथ ने वो भी निकाल के दे दिया, और फेंकने के बाद जो टाइम आया उसने वो भी निकाल के दे दिया। मैथ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो t बराबर जीरो पर भी आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो, पर ये टाइम ऑफ फ्लाइट, ऑब्वियसली ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, अपना टाइम ऑफ फ्लाइट ये है, उसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। t इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, और जी को अगर थोड़ा उसमें जाए तमीज़ से लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं। अगर चंद्रमा जाकर आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं तो एक्सप्रेशन कुछ और होगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला भी है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट सिंपल सरल डेफिनेशन। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट किस तरह बढ़ेगा, जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते जाओगे, अब साइन थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू कब बढ़ती है, थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है, जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जाओगे आपका
जो टाइम है वो बढ़ता जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि जब जो ऐसा आप यार कोई बॉल को थोड़ा ऐसे फेंक दो, बहुत टाइम कम लेगा, थोड़ा ऊपर फेंको थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट रख करके, वेलोसिटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रख के सिर्फ आप एंगल को छेड़ रहे हैं, थोड़ा और ऊपर फेंको, जितनी ऊपर जाएगी उतना ज़्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट लेगा। तो मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट कब आएगा? जब साइन थीटा वैल्यू कितनी हो, 1 हो। तो वो कितने होती है? 90 डिग्री पर होती है। तो t = 2u/g आपका मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट होगा जब साइन थीटा क्या होगा? 1 होगा। मतलब जब वर्टिकली आप गेंद को फेंक दें तो मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट आपको देखने को मिलेगा। चलिए भाई, अच्छा जी, अब है मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट के लिए हमें किसके ऊपर जाना चाहिए? अब मैक्सिमम हाइट के लिए तो हमें वाई कंपोनेंट पर ही जाना चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट है उसके साथ ही जाना चाहिए। मान लीजिए कि आपने जो इनिशियल वेलोसिटी u/y थी, जिसे हम लोग u sin थीटा इसका कंपोनेंट है, अगर सारी वो जो प्रोफाइल वो सेम माने कि u से फेंका गया है, थीटा हॉरिजॉन्टल से एंगल है, तो इस प्रकार कंडीशन है। अब जो ऊपर गया उसके अंत में यार जब यहाँ पर वो पहुँचा, फिर से देखो, जब वो यहाँ पर पहुँचा तो उसकी वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए 0 हुई, यानी v फाइनल है वो 0 हुई। मैक्सिमम हाइट निकालना है, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे v फाइनल स्क्वायर = v इनिशियल स्क्वायर प्लस 2as। तो वही वाला फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफिकेशन करें क्योंकि अंडर ग्रेविटी हम लोग, तो vy² uy² माइनस 2gh। अच्छा 2gh। अब हमारा जो vy है वो तो फाइनल है, वो तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, कहीं ऊपर जाकर वो 0 हो गई। तो मैक्सिमम हाइट पर जाकर वो h max पर जाकर 0 हुई थी। तो ये अपनी h max यहाँ पर हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। तो uy² = 2gh max, और h max क्या हो गया अपना? uy² / 2gh। अब uy² का मान रख दो, अब वैल्यू रख दो, क्या है वैल्यू? u² sin² थीटा अपॉन 2gh। क्यों निकला हूँ मैं, पगला गया हूँ क्या? h = h max, ठीक है। तो u² sin² थीटा अपॉन 2g, h नहीं होगा दोस्तों, अगर मैंने h कहा है तो मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, ठीक है। तो ये हो गया h max का फॉर्मूला। अब मैक्सिमम हाइट आपको कब मिलेगी? मैक्सिमम हाइट कब मिलेगी? अगर आप ऐसे फेंकेंगे, अगर आप बॉल को उठाएं ऐसे ही फेंक दें तो क्या मैक्सिमम हाइट मिलेगी? ना, थोड़ा और ऊपर फेंकें, जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाएंगे वैसे ही आपको मैक्सिमम हाइट मिलेगी। sin² थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 1, वो किस पर होगी? 90 डिग्री पर। अगर 90 डिग्री पर आप ऊपर फेंक देंगे तो आपको मैक्सिमम हाइट देखने को मिलेगी। जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको हाइट मिलता जाएगा। समझ में आया दोस्तों? ये h max का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें तो कुछ कलाकारी करनी नहीं थी, बिल्कुल नहीं करनी थी। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये खेला सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड है दोस्तों। जितने भी फॉर्मूले हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अभी डेवलप करे हैं, और ये जो हम लोगों ने जो गोल्डन रूल बात करी, ये सबके लिए सबके लिए लागू हो सकता है, ये आप सबके लिए लागू कर सकते हैं। लेकिन जो टाइम ऑफ फ्लाइट है G2G, ये जो फॉर्मूला है ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए है दोस्तों। जैसे क्योंकि हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन देखो ग्राउंड से ग्राउंड ही करी, बॉल ऊपर गई फिर वापस वहीं पर लौटी, ये वाला फॉर्मूला लगाया, और h max भी आपकी ग्राउंड के टू ग्राउंड के लिए है। ओके दोस्तों, अब आता है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमें कौन सा मोशन देखना पड़ेगा? ऑब्वियसली यार हॉरिजॉन्टल शैडो देखना पड़ेगा, ये वाला शैडो देखना पड़ेगा। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ गया ऐसा और यहाँ टॉर्च लगा है, तो जो हमें एनिमेशन में बॉल दिख रही है वो उसकी शैडो है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालोगे? तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो लेंथ है, एक मिनट, मैं पेन को चेंज करूं पर कौन सा लूं? कौन दिखेगा? ये दिखेगा, नहीं दिखेगा। ब्यूटी नहीं दिखे ना, चाहे मैं वही पेन लूँगा। पेन के साथ कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ये जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? रेंज होती है, रेंज होती है। अब ये रेंज है, और रेंज के लिए आपको फॉर्मूला पता है कि x के लिए आपको एक्चुअली फॉर्मूला पता है u cos थीटा इंटू टी। अच्छा, अगर x है वो रेंज के बराबर हो जाए तो u cos थीटा, तो वेलोसिटी तो सेम ही रहने वाली है। t कितना हो जाएगा? t कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पर देखो t कितना होगा, जैसे ये यहाँ पर आया उसी दौरान उतना ही टाइम इसने यहाँ पर आने के लिए, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। अगर x अगर r के बराबर आप कर रहे हैं तो t को आपको टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर करना पड़ेगा। तो r क्या होगा? u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था?
2u साइन थीटा अपॉन जी, क्योंकि देखने दो, यू डू डू टू टू टू, हाँ 2u साइन थीटा बाई जी यही आया था। फिर भी देख लो, टाइम ऑफ फ्लाइट आया था 2u साइन थीटा अपॉन जी, मैं बिल्कुल सही था। हाँ 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूँ, मैं साफ करते के देता हूँ दोस्तों। तो r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला आया। इस पर थोड़ी चर्चा हो जाए दोस्तों। अब इस रिजल्ट को यार दोबारा देखा जाए, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लोग साइन 2 थीटा रख देंगे, साइन 2 थीटा रख देंगे, अपॉन रखेंगे जी। तो ये अपने पास फॉर्मूला आया। अब इस फॉर्मूले में आप रख के देखो यार, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री रख कर देखो, और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री रख कर देखो, या थीटा इज इक्वल टू आप रख के देखना कितना 75 और थीटा इज इक्वल टू 15 रख के देखना। आपको दोनों रखने पर आपको रेंज सेम यहाँ पर दिखाई देगी। आप करके देख लेना। थीटा 30 वाला सिंपल है क्योंकि कॉस 30 की वैल्यू होती है, मैं लिख देता हूँ, आप करके देखना, ये आपका होमवर्क है। √3/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये आप वैल्यू रख के देखना, आपको रेंज सेम मिलेगी। पर आपको रेंज सेम क्यों मिल रही है, क्यों मिल रही है? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है यहाँ पर। साइन थीटा अगर पीछे देखा जाए तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपको सेम रेंज मिल रही है। अच्छा, तो इसको भी छोड़ते हैं। आप बताइए कि मैक्सिमम रेंज आपको कब मिलेगी? मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी? जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। वो क्या होती है? 1 होती है। कितने पर होती है? साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 वैल्यू साइन में कब होती है? जब साइन 90 होता है तो साइन 90। तो 2 थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज आपको देखने को मिलेगी, मैक्सिमम रेंज मिलेगी। ठीक है, अगर आप ग्राउंड टू ग्राउंड देख लेना, मतलब किसी बिल्डिंग पर खड़े हो और फेंक रहे हो 45 डिग्री से, उम्मीद कर रहे हो कि आपको मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी ना। ग्राउंड टू ग्राउंड आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी। तो थीटा पर मैक्सिमम रेंज मिलेगी, ये आपको पता चल गया। अब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, अगर हम, हाँ पहले वो वाली बात कंप्लीट कर लेते हैं, मैक्सिमम रेंज मिलेगी। अगर आप देखो 30 से फेंकते हैं, 30 डिग्री से फेंकते हैं तो आपको ये कुछ रेंज देखने को मिलती है, और वहीं आप 60 से फेंकते हैं तो भी आपको वही रेंज देखने को मिलेगी। मैंने एकदम एक्यूरेट नहीं बना ग्राफ, लेकिन ठीक है, वही आपको रेंज देखने को मिलेगी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से आपको रेंज सेम देखने को मिलेगी। इसीलिए हम लोगों ने जो टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ में हम लोग हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं गए थे, क्योंकि उससे निकाल लो देते हम लोग टाइम फ्लाइट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से भी, पर वहाँ पर हमें आर निकालना पड़ता, आर हमें फिक्स करना पड़ता। खैर, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। और 45 पे आपको, अगर 45 में फेंकोगे तो आपको मैक्सिमम रेंज दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? मैक्सिमम रेंज आपको दिखाई देगा, आर मैक्स आपको दिखाई देगा जब 45 पर फेंकोगे। अगर हम लोग यार ग्राफ बनाए सिंपली इस पूरे झंझट को समझने के लिए, रेंज और थीटा में ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा रेंज आपकी बढ़ती जाएगी, और 45 पे आकर रेंज आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। जब आप 45 डिग्री पर आ जाएंगे रेंज आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, आर मैक्स आपका हो जाएगा। उसके बाद आएंगे तो आपका रेंज कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, क्योंकि आप 45 से ऊपर चलते जाएंगे तो ज़्यादा ऊपर से ऊपर गेंद जाने लगेगी। तो मैं एकदम एक्यूरेट बनाना चाहूँगा ये, ठीक है। अच्छा, 44 पर कितना होगा? 44 अगर डिग्री ये है, 44 की स्केल है, और 46 पर सेम होगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 30 पर और 60 पर सेम होगा। अगर ये 60 है और ये 30 है तो ग्राफ में आप देख सकते हैं सेम होगा रेंज, सेम होगा रेंज। सबसे जो जितना 45 से ज़्यादा 45 से एंगल पास होगा, कोई थीटा पास होगा, 40 डिग्री के पास होगा, रेंज उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा होगा जो आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा है।
ग्राफ में आप देख सकते हैं। तो ये रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, इनका आपका गेम हो गया। थोड़ी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए मोशन, या यहाँ पर हम लोग ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन नहीं, हम लोग ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, जो मैंने वीडियो बनाया है ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन का एकदम सेपरेट वीडियो बनाया है, उसमें मैंने आपको बताया कि ट्रेजेक्ट्री क्या होती है। रिलेशन होता है जिस भी पाथ पर वो चल रहा होता है। अगर ये एक्स और वाई पाथ में चल रहा है, ये एक्स मीटर में है, ये वाई भी मीटर में है, तो ये जो भी पाथ ट्रैवल, ये जो भी प्रोजेक्टाइल इसने बनाया है, इसका जो इक्वेशन होगा, जो पाथ इसने अपनाया है इस बॉल ने, इसका जो इक्वेशन होगा वही इसकी ट्रेजेक्ट्री कहलाती है। और इक्वेशन उसका किस में होगा, एक्स और वाई में होगा। क्योंकि इसकी देखो ट्रेजेक्ट्री मतलब जो पाथ उसने फॉलो किया है। अब हम लोग इसकी जो लोकेशन है वो एक्स वाई में बताते हैं, कोऑर्डिनेट्स में बताते हैं, तो इसका पाथ भी एक्स वाई इक्वेशन में ही तो होगा, और किसी में तो होगा नहीं। तो वही है ट्रेजेक्ट्री है इसकी, एक्स और वाई में आएगी। तो हमें एक्स सिंपली अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो एक्स और वाई में हमें रिलेशन निकालना है। तो आपको पता है कि एक्स के लिए हम लोगों ने क्या देखा था शैडो में, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, किसी टाइम के लिए, x किसी टाइम के लिए, u कॉस थीटा इंटू टी। और y हमने देखा था शैडो में, y देखा था किसी टाइम के लिए, तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ से टाइम निकाल लें हम, टाइम इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, तो y इज इक्वल टू, अब t यहाँ पर हम लोग रख देते हैं क्योंकि हमें t को एलिमिनेट कर देना। t को कैसे एलिमिनेट कर रखे, आप कह सकते हैं टाइम अलग अलग हो सकता है, नहीं भाई टाइम अलग नहीं हो सकता। आप ध्यान से देखिएगा कि जिस टाइम पर ये बॉल यहाँ पर थी, उसी टाइम पे ये शैडो यहाँ पर थी, उसी टाइम पे ये y यहाँ पर थी। तो y और x में जो कॉमन चीज़ है वो टाइम है। तो टाइम को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, ये वाला टाइम है, ये वाला t है, यहाँ उठाकर रख देंगे इस जगह। तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये यू से यू कट गया, y इज इक्वल टू टेन थीटा। लाइट चली गई है, पंखा बंद हो गया है, लेकिन इन्वर्टर से मैंने नहीं लगाया था, कोई नहीं, थोड़ी बहुत गर्मी देख लेंगे। तो टेन थीटा हो गया। अब यहाँ पर तो ये जैसा है वैसा ही बना रहेगा, जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन आ गई है। बहुत यूज़फुल होती है भाई साहब, बहुत यूज़फुल होती है। सवालों में आपको समझ में आएगा इसका उपयोग। मैं सवाल बताऊँगा, सवाल वाली वीडियो में नेक्स्ट है जो इसके सवाल हैं, जो इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पर सवाल करेंगे। लेकिन इसके सवाल अगली वीडियो में आने वाले हैं जो कि काफ़ी बेहतर होने वाले हैं। तो y इक्वल टू टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ये उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ y इक्वल टू टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप यार थोड़ी बहुत अगर ट्रिग्नोमेट्री जाते हैं तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ लिख दो, कभी कभी आपको सिर्फ टेन थीटा में ही रिलेशन, टेन थीटा की वैल्यू देगी तो ये यूज़फुल हो जाता है। तो y इसको टेन थीटा माइनस जी वाई टू एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, इस तरह लिख सकते हो। अब थोड़ा और मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो, वो क्या कर सकते हो, आप यहाँ से एक्चुअली में यहाँ से इस वाली इक्वेशन से आप अगर टेन थीटा कॉमन ले लो, ऊपर वाली इक्वेशन से हम टेन थीटा कॉमन ले रहे हैं, तो टेन थीटा अगर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस हाफ जी। भाई साहब यहाँ पर तो टेन है ही नहीं, कॉमन कैसे लें। लेकिन अगर आप वहाँ पर अगर कोई चीज़ नहीं है और कॉमन ले रहे तो वो भाग में चली जाती है। तो यहाँ पर आ जाएगी यू स्क्वायर टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, थोड़ा एक लाइन कम कर दी हमने, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये से इससे ये कट गया तो अपने पास रिजल्ट आया y इक्वल टू टेन थीटा 1 माइनस जी वाई टू एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये अपने पास रिजल्ट आया। अब एक चीज़ आपको दिख रही होगी, इस जी को हम लोग नीचे ले जाएं तो ये कुछ इस प्रकार का, ये जो जी है मैथमेटिकली हम लोग इसको यहाँ लिख सकते हैं, इसको हटा करके। तो अगर आप यहाँ इतना रिजल्ट देखो, इतना रिजल्ट अगर आप देखो तो 2u स्क्वायर
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू अपॉन जी, ये होता है आर। किसका फॉर्मूला होता है? रेंज का फॉर्मूला होता है। तो रेंज अपनी क्या आएगी, यहाँ मेरे पीछे ना दुब जाए, अगला पेज हमारे पास। तो रेंज आएगी अपनी y इक्वल टू टेन थीटा 1 माइनस एक्स, मैंने x टेन थीटा कॉमन लिया था। ओके ओके ओके, हाँ यहाँ पर यार x आएगा, मैं x भूल रहा हूँ तब से। x आएगा दोस्तों, यहाँ भी x ही होगा, और मैं यहाँ पर x टेन थीटा कॉमन लूँगा तो ये वाला x से कट जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है दोस्तों, माफ़ करी जाए, गलती को माफ़ किया जाए हमारी। तो यहाँ बचेगा x अपॉन r, ठीक है, और x टेन थीटा बाहर है। ओके जी, मैं लिख देता हूँ x टेन थीटा बाहर है, x टेन थीटा कॉमन लिया था, अब सब ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कुछ रिजल्ट आए, मतलब इंपॉर्टेंट यही वाला है, ये वाला इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ पर मैंने x लिखना भूल गया, पता नहीं कैसे भूल गया, ठीक है। लेकिन ये वाला भी काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब स्मार्ट बनने के लिए कभी कभी रेंज दे दी जाती है, एंगल रिलेशन दिया जाता है।